कहानी की शुरुआत दो पक्की सहेलियों से शुरू होती है। लंबे लंबे बालों वाली का नाम सुमी, जबकि उसकी सहेली का नाम तारा था। दोनों टोल बूथ्स पर काम करती थीं। दोनों की ड्यूटी रात के समय होती थी और दोनों के बूथ्स पास पास ही थे। एक रात तारा सुमी के साथ फोन पर बात कर रही थी और इसी बीच एक गाड़ी सुमी के पास आकर रुकती है। गाड़ी चलाने वाला सुमी को अजीब नजरों से देख रहा था, जिससे सुमी काफी घबरा गई। मगर उसी समय बूथ पर एक ट्रक के आ जाने से वो गाड़ी वहां से चली गई। ट्रक के जाने के बाद सुमी तारा को बताती है कि गाड़ी में वही आदमी था जो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। अचानक सुमी खिड़की की तरफ देखकर डर गई, क्योंकि खिड़की में वही गाड़ी वाला आदमी खड़ा था। वो सुमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम रूही है? डरी हुई सुमी कहती है कि नहीं, मेरा नाम तो सुमी है। अब आदमी उससे हरजोसरी नाम के गांव के बारे में पूछता है। सुमी ने ऐसे किसी भी गांव का नाम नहीं सुना था, इसलिए वो डर कर खिड़की बंद कर लेती है। सुमी को लगा कि वो चला गया, लेकिन वो तो अपनी गाड़ी से एक हथियार निकालकर सुमी को मारने आ रहा था। सुमी अपनी जान बचाने के लिए बूथ से बाहर निकलकर भागने लगी, लेकिन वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाती। आदमी सुमी की टांग पर कोई निशान ढूंढने लगा और जल्दी ही उसे वो निशान मिल भी जाता है। अब वो पहले सुमी के निशान पर कट लगाता है और फिर उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, तभी पुलिस वहां आ जाती है और सुमी को बचा लेती है। पुलिस को तारा ने फोन कर बुलाया था। इस हादसे के बाद सुमी और तारा ने नौकरी छोड़कर कपड़ों का काम शुरू कर लिया, मगर इन्हें इस काम से कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। एक दिन सुमी तारा को अपने माता पिता की तस्वीर दिखा रही थी। सुमी के माता पिता तो नहीं रहे थे, लेकिन अपने पीछे अपनी इकलौती बेटी के लिए एक बड़ा सा घर जरूर छोड़ गए थे। सुमी के माता पिता उसके बचपन में ही मर गए थे, इसलिए वो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। सुमी को उसकी मासी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन अब उसकी भी मौत हो चुकी थी और ये तस्वीर उसे अपनी मासी के सामान से ही मिली थी। सुमी का काम मंदा जा रहा था, इसलिए वो अपना पुश्तैनी घर बेचने का फैसला करती है, जिसका पता तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था। इस तस्वीर के पीछे सुमी का नाम रूही लिखा था, जिसे देखकर वो बेहद हैरान होती है, क्योंकि वो आदमी भी उसे इसी नाम से बुला रहा था। अब दोनों सहेलियां हरजोसरी गांव जाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। जाने से पहले सुमी को अपने कट में से एक पर्ची मिलती है। इस पर्ची पर किसी अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था। पर्ची की अपने फोन में तस्वीर लेकर सुमी ने उसे फ्लश आउट कर दिया। अगले ही दिन दोनों सहेलियां हरजोसरी की तरफ निकल पड़ती हैं। सुमी पर्ची की तस्वीर बस में बैठे एक आदमी को दिखाती है, जो अलग अलग भाषाएं पढ़ने में माहिर था। तस्वीर को ध्यान से देखकर वो कहता है कि यह काले जादू से लिखा गया सुरक्षा मंत्र है, जिसे बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए बनाया गया है। सुमी को आदमी की बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो इस बारे में तारा को कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद जब वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे रास्ते में 3 बच्चे खड़े दिखाई देते हैं। सुमी तारा को बच्चों के बारे में बताती है, लेकिन तारा को कुछ नजर नहीं आता। सुबह होते होते वो दोनों हरजोसरी गांव पहुंच गईं। ये गांव थोड़ा अजीब सा था, यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे। गांव में घूमते घूमते वो दोनों एक घर के बाहर रुक जाती है। ये घर इस गांव के मुखिया बुसान का था। यहाँ इन्हें बुसान की माँ मिलती है। उसके पूछने पर दोनों सहेलियां झूठ बोलती हैं कि हम दोनों स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के इतिहास पर रिसर्च करने आई हैं। रात बिताने के लिए सुमी अपने ही घर में रुकती है। यहाँ उसे अपने माता पिता की कई तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन किसी भी तस्वीर में सुमी नहीं थी। इसके बाद सुमी अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान में आती है। यहाँ उसे हर तरफ बच्चों की ही कब्रें नजर आती हैं। आज गाँव की एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी, मगर बच्चे के आने से परिवार में खुशी की जगह मातम सा छा गया। उसी समय वहाँ गाँव का सरदार बुसान आता है और आते ही बच्चे को पानी में डुबोकर खत्म कर देता है। सरदार ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह सुमी और तारा की नजर गांव के लोगों पर पड़ती है, जो किसी को दफनाने जा रहे थे। जब सुमी और तारा उनके पास जाती है तो गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। ये देख वो दोनों वहां से जाने लगी और तभी बुसान उन्हें रोककर अपने घर खाने पर आने को कहता है। उसका न्योता कबूल कर सुमी कुछ खाने पीने का सामान लेने गाँव में आ जाती है, जबकि तारा घर की तरफ चली गई थी। सुमी एक दुकान में आकर खाने का सामान पैक करवाने लगी। ये दुकान सागी नाम की लड़की की थी। बातों ही बातों में सुमी उससे अपने घर के बारे में पूछती है, जिस पर सागी बताती है कि ये तो शैतानी घर है, यहाँ रहने वाले लोग भी शैतान थे। सागी के मुंह से अपने घर और परिवार के बारे में ऐसा सुनकर सुमी हैरान हो गई। दूसरी तरफ सुमी के घर 2 आदमी आकर तारा को यहाँ से चले जाने को कहने लगे। उनका कहना था कि ये घर रूही का है, जो इस समय शहर में रह रही है। तारा रूही की सच्चाई जानने के लिए उनसे झूठ बोल देती है कि मैं ही रूही हूँ, मुझे इस घर के कागज चाहिए क्योंकि मैं इसे बेचना चाहती हूँ। ये सुनकर वो दोनों उसे अपने साथ बुसान के पास ले जाने लगे। तारा भी सुमी को बिना बताए उनके साथ चल पड़ी, ताकि रूही के बारे में जानने के साथ साथ वो सुमी के घर के कागज भी ले सके जो बुसान के पास थे। मगर रास्ते में घना जंगल देख वो समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये रास्ता बुसान के घर की तरफ नहीं जा रहा था। तारा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लोग उस पर वार कर उसे बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद तारा को एक जगह उल्टा लटका रखा था। तभी वहां बुसान
आता है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ, और वो आते ही बेरहमी से तारा का गला काट देती है। तारा का गला काट कर वो अपने बेटे बुसान से कहती है कि गांव में 2 और बच्चों का जन्म होने वाला है, इसलिए हमें उनकी जान बचाने के लिए जल्दी काम पर लगना होगा। इसके बाद तारा का खून एक बाल्टी में इकट्ठा कर एक पेड़ की जड़ में डाला गया, जबकि बुसान की माँ पहले तारा की चमड़ी उधेड़ती है और फिर उसे सुखाकर उससे पपेट्स बनाती है। दूसरी तरफ जब सुमी अपने घर आती है तो उसे तारा घर में कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे ढूंढने गांव में आ गई। अपनी दोस्त को ढूंढती ढूंढती वो बुसान के घर पहुंच गई। यहाँ बुसान उसे झूठा दिलासा देते हुए उसकी मदद करने का वादा करता है। उसी रात गांव में पपेट शो रखा जाता है, जिसमें एक जोड़ा बैठा बातें कर रहा था कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत पैदा होगा। तारा को ढूंढती हुई सुमी भी यहाँ पहुंच गई थी। उसके पूछने पर गांव के लोग उसे बताते हैं कि हमने तारा को बहुत ढूंढा, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद सुमी अपने घर में थी। यहाँ उसे एक बच्ची नजर आती है। वो बच्ची सुमी को गांव के एक घर में जाने को कहती है। यहाँ एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्ची की बात मानकर सुमी उस घर के बाहर पहुंच चुकी थी। वो देखती है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं। अब बुसान आगे आकर बच्चे को दूसरे कमरे में ले जाकर मार देता है। सुमी ये सब देखकर बेहद डर गई और उसके यहाँ होने का एहसास गांव वालों को भी हो गया। मगर जब वो बाहर देखने आए तो वहाँ उन्हें सुमी की जगह सागी नजर आती है, क्योंकि सागी ने सुमी को पहले ही छुपा दिया था। घर के अंदर परिवार और गांव वाले फिर से बिना चमड़ी वाला बच्चा देखकर काफी परेशान थे, जबकि दूसरी तरफ सागी सुमी को इस गांव का सच बताने लगी थी। सागी बताती है कि हमारा गांव श्रापित है। पिछले 20 सालों से यहाँ सभी बच्चों का जन्म बिना चमड़ी के हो रहा है, जिस कारण उनके पैदा होते ही मार दिया जाता है। 20 साल पहले तुम्हारा पिता जीवो इस गांव का सरदार था। जीवो सरदार होने के साथ साथ एक पपेट मास्टर भी था। वो इस गांव का सबसे अमीर आदमी था। तब बुसान और उसकी माँ तुम्हारे पिता के घर काम किया करते थे। जीवो की शादी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की ईवा से हुई थी और शादी के 5 साल बाद इनके घर एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसे गांव के किसी भी आदमी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो बच्ची बिना चमड़ी के पैदा हुई थी। फिर एक दिन जीवो अपनी बेटी को घर से बाहर लेकर आता है, जो बिल्कुल ठीक लग रही थी, और उसका नाम रूही था। गांव वालों का मानना था कि अपनी बेटी को ठीक करने के लिए जीवो ने गांव की 3 मासूम बच्चियों की बलि दी है, और ये सारी बातें बुसान ही फैला रहा है। एक रात पपेट शो के दौरान जीवो सबके सामने अपने साथियों के साथ साथ अपनी पत्नी को मारकर खुद का भी गला काट लेता है। रूही की जान बचाने के लिए बुसान की माँ ने उसे उसकी मासी के पास शहर भेज दिया था। यहाँ उसका नाम रूही से बदलकर सुमी कर दिया गया। बस तभी से गांव को श्राप लग गया और सभी बच्चे बिना चमड़ी के पैदा होने लगे। सागी आगे बताती है कि बुसान के मुताबिक श्राप को खत्म करने के लिए रूही को मारकर उसकी चमड़ी से पपेट्स बनाने होंगे, इसीलिए गांव वालों ने तारा को रूही समझकर मार दिया। दूसरी तरफ गांव वालों को पता चल चुका था कि उन्होंने गलत लड़की को मार डाला, जबकि रूही तो अभी भी जिंदा है। अब गांव वाले पागलों की तरह रूही को ढूंढने लग जाते हैं। उधर सागी सुमी को बताती है कि मेरी दादी कहा करती थी कि श्राप को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ दूसरों पर डाला जा सकता है। तारा की मौत के बारे में सुनकर सुमी डरकर यहाँ से भागने का फैसला करती है। वो सागी की मदद से जंगल में आ गई और गांव वाले भी उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए थे, मगर सुमी दिमाग से काम लेकर उन्हें भटका देती है और खुद एक पेड़ के पास छिप जाती है। अचानक सुमी को फिर से 3 बच्चियों की आत्माएं नजर आने लगी, जिनमें से एक बच्ची उसके पास आकर उसे एक विजन दिखाती है, जिसमें सुमी देखती है कि उसकी माँ ईवा बुसान से प्यार करती थी, मगर उसकी शादी जीवो के साथ कर दी गई। सुमी असल में जीवो की नहीं बल्कि बुसान की बेटी थी, और जब ये बात बुसान की माँ को पता चली तो वो ईवा और बुसान के बाल लेकर उन पर काला जादू करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ईवा की बेटी बिना चमड़ी के पैदा होती है। फिर वो एक और काला जादू कर अपने बेटे बुसान की याददाश्त खत्म करती है, जिस कारण बुसान ईवा के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह भूल गया। सुमी आगे देखती है कि जीवो अपनी बेटी रूही को ठीक करने के लिए गांव की 3 बच्चियों को मारकर उनकी चमड़ी से पपेट्स बनाता है और उनकी लाशें अपने घर के बेसमेंट में दफन कर देता है। ऐसा करने से रूही ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसे उन बच्चियों की आत्माएं दिखने लगी थी। ये देख जीवो एक छोटी सी पर्ची पर सुरक्षा मंत्र लिखकर उसे रूही की टांग में कट लगाकर डाल देता है, ताकि फिर कभी उसे आत्माएं नजर न आए। कुछ दिनों बाद बुसान गांव की बच्चियों का बदला लेने के लिए पपेट शो में जीवो का भेष लेकर जीवो उसकी पत्नी और उसके सभी साथियों को मार देता है और जीवो के सारे पपेट्स चुराकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद आत्माएं सुमी को बताती हैं कि अगर वो उनकी चमड़ी से बने पपेट्स और उनके कंकालों को एक साथ दफन कर दे तो ये श्राप खत्म हो सकता है। थोड़ी देर बाद जब सुमी को होश आया तो उसके पास सागी थी। सुमी उसे पूरी बात बताती है। अब पहले वो दोनों बुसान के घर जाकर पपेट्स चुराती हैं और फिर सुमी के घर से कंकाल निकालती हैं। फिर वो पपेट्स और कंकालों को एक साथ एक बॉक्स में डालकर दफन कर देती है, जिसके बाद देखते ही देखते तीनों बच्चियों की आत्माएं हमेशा के लिए गायब हो गईं। इसी बीच वहां गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। सुमी सागी को जल्दी
जल्दी उस घर में जाने को कहती है। यहाँ एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी। सुमी देखना चाहती थी कि श्राप खत्म हो गया या नहीं। सुमी की बात मानकर सागी वहाँ से चली गई और गांव वाले सुमी को पकड़कर उसे बेहोश कर देते हैं। होश में आते ही सुमी बुसान को सारा सच बता देती है कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और ये घटिया श्राप तुम्हारी माँ का फैलाया हुआ है। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी माँ ने काला जादू कर तुम्हारी यादाश्त भी खत्म कर दी थी, इसीलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जब बुसान इस बारे में अपनी माँ से पूछता है तो वो खुद को मारने की धमकी देने लगी। इसी बीच सागी नवजात बच्चे को लेकर आ गई जो बिल्कुल सही सलामत था, जिसके बाद शर्मिंदगी के कारण बुसान अपनी जान दे देता है और ये देखकर उसकी माँ ने भी अपना गला काट लिया। सागी सुमी को आजाद कर देती है, जिसके बाद सुमी वहां से भाग जाती है। एक साल बाद इस गांव में एक और औरत माँ बनने वाली थी। जब वो आईने में देख रही थी तो उसे अपनी जगह बुसान की माँ की आत्मा नजर आती है, जिसे देख वो जोर से चिल्लाती है। जैसे ही औरत का पति उसे देखने उसके पास आया तो औरत लहू लुहान हुई पड़ी थी। उसका बच्चा भी नहीं रहा था। आईने में देखने पर पता चलता है कि उसके बच्चे को बुसान की माँ की आत्मा खा रही थी। यानी सागी की दादी ने बिल्कुल सही कहा था कि श्राप को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।